वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस की। आपने जो हमसे पूछा है कम्युनिटी पोस्ट में, हमने एक अपडेट डाली थी कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हो, कैमरे से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड। सो या वी डू हैव सम क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट, और उन्हीं चंद क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पर वीडियो चैप्टर्स टाइम कोर्स दे रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पर जंप करना चाहो तो आप आराम से जंप करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर्स को देख सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम वन बाय वन क्वेश्चन पिक कर रहे हैं इन रैंडम ऑर्डर, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके पास बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। बट बिफोर वी जंप टू द क्वेश्चन, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। सो विदाउट योर लाइक्स एंड कमेंट्स द वीडियो विल नॉट ग्रो, इवन द चैनल। सो वी डू नीड योर लाइक्स एंड कमेंट्स, and that's important. So let's move on to the questions, and now you can see on your screens also, ठीक है। और सबसे पहला क्वेश्चन है सौम्यदीप दे का। वो जो पूछ रहे हैं उनका सवाल ये है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं निकॉन का क्रॉप यूज़र हूँ, D750 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, रियली ग्रेट कैमरा, बट अभी मुझे फुल फ्रेम में शिफ्ट होना है और निकॉन Z6 II और A7 IV में वो एक्चुअली कंफ्यूज हैं। ही इज़ निकॉन यूज़र, वो निकॉन के यूज़र हैं और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है Z6 Mark II लें या A7 IV लें। वी स्टिल हैव सम क्वेश्चन लेफ्ट, तो चलो पहले उसे रीड कर लेते हैं। निकॉन, बिकॉज निकॉन की S लाइन लेंसेज बहुत ज़्यादा महंगी है और मैं 85 mm की f1.4 लेना चाहता हूँ, बट निकॉन की एडाप्टर लेकर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोनी में शिफ्ट होना चाहता हूँ। क्या मेरा फैसला सही है? बाय द वे, लव फ्रॉम कलकत्ता। थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ लेंसेज। देखो यहाँ पर लेंसेज की चॉइस की जहाँ तक बात आती है, देन ऑफ कोर्स इन सोनी वी डू हैव द डाइवर्सिटी। सोनी ने क्या करा है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जैसे मैंने कई सारी वीडियोज़ में बताया है दैट दे हैव ओपन देयर लेंस माउंट डिटेल्स, और अभी फ्यूजी ने भी कर दिया है। तो लेंस माउंट डिटेल्स को ओपन करने से ये हुआ कि जितनी भी थर्ड पार्टी लेंस मेकर से काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जितनी भी लेंस लाइनअप थी खुलकर बनाई, खुलकर सपोर्ट दी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑटो फोकसिंग की एश्योरेंस, यानी कि क्योंकि उन्होंने लेंस माउंट ओपन करके रखा है, जो भी मेजर अपग्रेड अपडेट AF को लेकर होता है तो वो थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ पर यूजर्स की कोई चिंता ही नहीं है। निकॉन के साथ ऐसा, निकॉन ने रीब्रांडिंग शुरू कर दी एंड दैट्स नॉट सो गुड एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि भैया उन्होंने रीब्रांड करके टैमरॉन की फर्स्ट जनरेशन की, दैट्स नॉट द G2 आई एज फार एज आई थिंक, एज पर जैसे मेरे पास इन्फो है, G2 लेंस नहीं है वो फर्स्ट जनरेशन की 28-75 को उन्होंने रीब्रांड करके मार्केट में उतारा और उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा है। सो निकॉन ने तो रीब्रांडिंग शुरू कर दी, तो अब हमें निकॉन से उतनी उम्मीद तो है नहीं कि भैया वो लेंस माउंट ओपन करेंगे, सिंस दे हैव स्टार्टेड द रीब्रांडिंग। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू हैव सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लेंस फ्रीडम कि भैया हमारे पास कई सारी लेंसेज की ऑप्शन हो, कॉस्टली से लेके अफोर्डेबल तक हम चाहे जो चूज़ कर सके, देन ऑफ कोर्स शिफ्टिंग टू A7 IV इज़ अ गुड डिसीजन। अगर आप सिर्फ कैमरे से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछते और आप ये कहते कि मैं D750 कैमरे का यूज़र हूँ, पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ इस कैमरे को, एंड आई वांट टू गेट अ कैमरा बिटवीन द A7 IV और Z6 Mark II, तो मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट रहता और मैं आपको यह कहता कि भैया क्योंकि आप निकॉन यूज़र हो, निकॉन की सेंसर की टोनल क्वालिटी से आपको दोस्ती है, निकॉन के कैमरे की जो फिजिकल कंट्रोल्स है उससे कहीं ना कहीं आपकी गहरी दोस्ती बन चुकी है, आपके हाथों की हैंड ग्रिप भी कई बार आपको एक आदत सी डाल देता है कि भैया एक स्पेसिफिक कंपनी की आप हैंड ग्रिप यूज़ कर रहे हो, टॉप LCD डिस्प्ले स्क्रीन, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट मेक यू हैबिचुएटेड ऑफ समथिंग। सो लिटरली अगर आप एक कंपनी में हो तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि फिर आप निकॉन में ही जाओ। बट जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो सिनेरियो को, जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और जिस तरह से आपको एक स्पेसिफिक फ्रीडम चाहिए लेंसेज की सिलेक्शन को लेके, आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, मुझे आपको A7 IV कैमरा ही रिकमेंड करना पड़ेगा इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन, एंड यू शुड गो एंड बाय दैट कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 90D Mark II आएगा क्या? ये पूछ रहे हैं मिस्टर द ब्राउन बॉय, 5 घंटे पहले उन्होंने पूछा है। तो देखो मेरे दोस्त, 90D Mark II एज फार एज आई थिंक कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। एक तो ये खुद 90D के नाम से लॉक हुए पड़े हैं, ऑफकोर्स अच्छी चल रही थी पहले सिचुएशन, यू नो कि 60D 70D 80D, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बिफोर दिस थिंग कि भैया 90D के बाद करेंगे क्या, 100D लॉन्च करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स दे आर स्टक इन टू देयर ओन नेम थिंग।
100D तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे, और वो एक एंट्री लेवल सीरीज का कैमरा है। सो 90D के बाद मोस्ट प्रोबेबली 90D Mark II ही आता, और जिस रीजन पे ये चल रहे थे 70D 80D उसे इन्हें छोड़ना पड़ता। बट थैंक्स टू गॉड अब इन्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, 90D के बाद 90D Mark II नहीं लाना पड़ेगा, और ऑफकोर्स 100D लॉक्ड है। अब ये आराम से मिररलेस जोन में शिफ्ट हो सकते हैं RF माउंट की तरफ, यानी कि ऑफकोर्स वी हैव वेरी लेस प्रोबेबिलिटी लेफ्ट कि भैया अब 90D Mark II जैसा कैमरा कोई आएगा भी तो मे बी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग, जस्ट लाइक वी हैव द D780 कैमरा। कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स कैमरा कंपनियां भी करते रहती है कि भैया लॉन्च करके देख लें क्या सेल हो रही, क्या मार्केट आउटपुट दे रहा है। बट या इवन दो अगर आया इसकी, तो मैं कह रहा हूँ बहुत कम चांस है, बट आता है तो जस्ट एज एक्सपेरिमेंट कैनन उतारेगी विद मिनिमम अपग्रेड्स कि देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या DSLR के हालात है। बट आई डोंट थिंक सो कि 90D Mark II कैमरा नियर फ्यूचर आएगा। एज वी ऑल नो कि भैया अब हम RF माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, एंड वी ऑल्सो हैव एन एक्टिव EFM माउंट, सो देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी कि वी हैव द अनदर 90D सीरीज कैमरा। थैंक यू वेरी मच दीपक सहगल। नाउ XH2 कैमरे से रिलेटेड हमने एक पोस्ट डाली थी, वो भी मैं इसमें डिस्कस कर लूँ, दैट द XH2 कैमरा इज़ कमिंग ऑन May 22, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी अनाउंसमेंट डिटेल्स जो भी आने वाली हैं वो कम्युनिटी पोस्ट में मैं रेगुलरली डालते रहूँगा, जैसे फुल स्पेसिफिकेशन, इमेजेस, एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग मोर कि यहाँ पर XH2 की जैसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, and I will try to post the specs comparison review as soon as possible after the official announcement। उसके पहले तो डालना सही नहीं रहेगा, उसके बाद ही डालूंगा, बट हाँ after that we will have in our channel। So yeah, XH2 is coming, not only one model, we have two different models, the XH2 and the XH2S। अब ये देखना है कि भैया क्या कितने डिफरेंसेस के साथ ये दोनों कैमरे आ रहे हैं। अभी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भैया 8K रिकॉर्ड करेंगे, एंड वी ऑल्सो हैव द प्राइस के अंडर 2 लाख। ये अंडर 2 लाख के चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि ये USA की प्राइस है, इंडिया में बहुत टैक्स लगती है। सो कहीं ना कहीं 2,20,000 के आसपास में आएगा, जो प्राइसिंग अभी हमें शायद A74 कैमरे की देखनी पड़ी, उस हिसाब से हमें पड़ेगी इसकी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। या समवन सेड प्रयाग पंकज की बस सिग्मा 18 से 50 mm की f2.8 भी रिलीज कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाए। इट्स ऑल रिलेटेड टू द XH2 कैमरा, या सिग्मा विल सून, क्योंकि भैया लेंस माउंट ओपन कर दी फ्यूजी में, कोई रिब्रांडिंग तो नहीं चल रही है कि परमिशन लेके लॉन्च करनी पड़ेगी फ्यूजी से। सो एज सुन एज दे आर रेडी फॉर इट वो रिलीज कर देंगे। अभी तो ट्रायल लेंसेज को उन्होंने इस साल रिलीज करा, वो पहले भी कहे थे कि भैया हम 2022 में ट्रायल लेंसेज लाएंगे। सो या 2022 में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि फॉर दिस ईयर वी हैव दीज 3 लेंसेज, एंड आफ्टर दिस ईयर प्रोबेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा है कि बाकी सारी लेंसेज भी ज्वाइन करेंगी फ्यूजी के एक्स माउंट के लाइनअप को। नाउ मूविंग ऑन टू, या वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट पोस्ट टू, एंड लेट्स कंसिडर देम ऑल्सो। Z6 Mark II कैमरे के साथ वेडिंग के लिए कौन सा लेंस सही है? 24 से 200 ले सकते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, मैं कभी भी वेरिएबल लेंसेज का फ़ैन नहीं रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी बहुत जो मैंने गेन करी उस हिसाब से मैं रिकमेंड करता हूँ। नेवर बी अ फैन ऑफ ए वेरिएबल अपर्चर लेंस। जहाँ तक हो सके मैंने ऑफकोर्स आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड विथ अ DSLR एंट्री लेवल APS-C DSLR कैमरा विद द किट लेंस। धीरे धीरे मैंने अपग्रेड करी अपने लेंसेज के सेटअप को। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी मैंने अपने सीखा है कि भैया या तो फिर प्राइम ही लेंसेज खरीद लो, ठीक है, या तो फिर प्राइम लेंसेज के साथ काम करो, जो भी है, या तो फिर आपने अपग्रेड करना है तो कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि भैया हो सके तो कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लो, या फिर सीधे प्राइम पे आ जाओ। आई एम नेवर बी अ फैन ऑफ ए वेरिएबल जूम लेंस। कभी भी मैं जो क्वालिटी की जो देखता हूँ वेरिएबल जूम लेंस से मुझे उतनी सही नहीं लगती, अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग इन अ वेरी कंट्रोल्ड लाइट इन्वायरमेंट जहाँ पर लाइट बहुत अच्छी है, तब अच्छी आउटपुट आ जाएगी वेरिएबल अपर्चर लेंस से। बट when the light is not in a sufficient amount, then you will not have a proper output. So I never recommend a variable zoom lens. Instead of that आप 24 से 17 f4 के साथ चल जाओ, बहुत अच्छी लेंस है। बट अगर आपने पर्सनल चॉइस है, नहीं भैया मैं तो इससे अच्छी आउटपुट निकाल लूँगा, I have a very good light setup with me, you can go with the 24-200. There are a lot of people those who are using 24-200. मेरे सब्सक्राइबर हैं जो यूज़ कर रहे हैं, even with the Z5 camera they are using. They are saying it's a great lens. Yeah, it's a great lens क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस में एक ग्रेट लेंस है। बट हालांकि हर एक पर्सन की अपनी अलग एक्सपीरियंस होती है, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम थोड़ी बहुत आपको सजेशन देते हैं। और माई एक्सपीरियंस
I never recommend to have a variable aperture based zoom lens. It's my experience, it's my opinion. Now we have a question from Q&A My Way. I would like to know the name of the Q&A My Way, क्योंकि इनके साथ तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है. Q&A My Way इंटरेस्टेड इन कैनन कैमरा बॉडीज़ M50 Mark II और 200D Mark II को लेकर बहुत ही दुविधा में पड़े हुए थे, और इससे रिलेटेड कई सारी हमारी डिस्कशन ऑलरेडी चली कमेंट सेक्शन में. कई लोगों के मन में सवाल है इंक्लूडिंग मी कि भैया EF माउंट का क्या होगा, क्योंकि अगर वो अपनी वन माउंट कॉन्सेप्ट की तरफ वापस जाते हैं, RF माउंट की APS-C मिररलेस कैमरा उतारते हैं, then of course the EFM mount will have to face some kind of cannibalization. अगर ये होता भी है तो इसको होने में एटलीस्ट 4 से 5 साल लगेगा. ये आज उन्होंने अनाउंस कर दिया RF माउंट की मिररलेस कैमरा, और कल को ये बंद हो गया, ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 years ऑफ टाइम. इन सारी जब भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि भैया DSLR कैनबलाइज हो रहा है, मिररलेस कैनबलाइज हो रहा है, ये सारे सवाल को आप एक ताक पे रख दो, अलग कर दो. नंबर वन थिंग दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि जो कैमरा बॉडी अभी आपके सामने है, वो कैमरा बॉडी के आपके अभी की यूसेज के लिए, जो अभी जैसा आप कह रहे हो डोमेस्टिक यूज़ करना है मुझे, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, वेकेशन, तो क्या ये जो बॉडी जो आपकी नज़र में है वो आपकी अभी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है? जो लेंस आपकी नज़र में है वो अभी की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रही है? इफ़ द आंसर इज़ यस, यू शुड गो एंड बाय दैट कैमरा, इररिस्पेक्टिव कि वो DSLR है, मिररलेस है, वो क्या है, ये नहीं देखना है. क्योंकि आपको अपनी ज़रूरतों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देना है, तो आपकी जो आउटपुट आएगी बड़ी ज़बरदस्त आएगी. फिर आपके पास ये कोई मोह माया वाली चीज़ नहीं होगी कि मैं निकॉन का फॉलोअर हूँ, मैं कैनन का फॉलोअर हूँ, मैं मिररलेस वाला हूँ, मैं DSLR हूँ, ये कुछ नहीं. अगर एक पर्टिकुलर कैमरा का स्पेसिफिकेशन व्हाटएवर जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में मुझे मिल रहा है और उससे एसोसिएटेड लेंसेज, देन यू शुड गो विथ इट, और आपके पास अच्छी आउटपुट आएगी. उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? नंबर एक बात देखो, यहाँ पर ऑफकोर्स 30 mm की f1.4 लेंस सिग्मा की कॉस्टली है फॉर कैनन मिररलेस और सोनी मिररलेस, किसी के लिए भी. उसी प्राइस रेंज में, जैसे इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने कहा, दैट यू कैन गेट द Tamrons और Sigma 70 to 50 mm f2.8 lenses for Canon DSLR as well as Nikon DSLR, जो कि ऑफकोर्स Nikon DSLR मैं उतनी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो हाइब्रिड DSLR कैमरा नहीं है. बट यह Canon की 200D Mark II एक हाइब्रिड DSLR है, 850D है. सो बेटर टू गो विद द 200D Mark II सिंस द 850D इज ऑल्सो यूजिंग द सेम सेंसर. तो आप एक 200D Mark II कैमरा ले सकते हो, सिग्मा की 17 से 50 mm की 2.8 लेंस ले सकते हो. इससे काफ़ी अच्छी आउटपुट आएगी इवन इन लो लाइट कंडीशन, एंड इवन एट 50 mm यू विल गेट अ डिसेंट बोके. उतनी अच्छी तो नहीं बट अच्छी बोके आएगी. सो यू कैन हैव अ गुड कैमरा सेटअप विथ यू. और फ्यूचर के बारे में उतना चिंता नहीं आपने करना है, आपने अभी के बारे में करना है. अभी जो पर्टिकुलर सेटअप है एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, अगर अभी आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करता है, यू शुड गो एंड बाय दैट कैमरा विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट इन योर ब्रेन. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विथ अस, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के लिए. आई वुड लव टू हैव क्वेश्चंस फ्रॉम यू, एंड आई वुड लव टू नो द नेम ऑफ यू, कि भैया आपका नाम क्या है, ये भी आप बताया करो. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर जितेंद्र, और इनके साथ भी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन चलती रहती है कमेंट सेक्शंस में. और उनका क्वेश्चन ये है कि व्लॉग शूट करते टाइम 90D को ऑटो में यूज़ करें या मैनुअल में यूज़ करें. देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार मेरे पास आता है. 90D की शुरुआत देखो, कभी भी आप एक DSLR कैमरा लेते हो तो शुरू से ही आप मैनुअल पर उतर जाओ, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो आप खुद से भी नहीं कर सकते और किसी और से भी नहीं. सो एज यूजुअल शुरुआत ऑटो से करनी चाहिए, एंड धीरे धीरे आप ऑटो के बाद सेमी ऑटो मोड्स को ज्वाइन करो, यानी कि अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी. स्पेसिफिकली जो LCD लाइट्स होती है उनको फ्लिकरिंग को अवॉइड करने के लिए आपने थोड़ा सा स्लोअर शटर स्पीड यूज़ करना है. सो सेमी ऑटो मोड्स मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, इन सब पर. और जैसे जैसे आप की आउटपुट आपकी जो सेमी ऑटो मोड में है वो ऑटो मोड से ज़्यादा बेटर आने लगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब आपकी मैनुअल मोड की आउटपुट है वो आपकी फुल्ली ऑटो मोड से भी बेटर आने लगेगी, उस वक्त आप ऑटोमेटिकली ट्रांजिट हो जाओगे. तो इसके लिए आपने क्या करना कि हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहना अपने कैमरे के बारे में.
ये बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर वीडियोस भरे पड़े हैं, सो जस्ट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन लर्निंग योर कैमरा फीचर्स। जो भी स्पेसिफिकेशन कैमरे के अंदर हैं उन्हें यूज़ करना सीखना है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप सीखते चले जाओगे, फैमिलियर होते जाओगे। आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, अगर आपने टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया तो पहले ऑटो, ऑटो से सेमी ऑटो और सेमी ऑटो से मैनुअल पर आप खुद ब खुद ट्रांजिट हो जाओगे। क्योंकि हमेशा आपको एक अच्छी वीडियो आउटपुट क्वालिटी की तलाश रहेगी। हमेशा आप चाहोगे कि अभी जो वीडियो इसके अंदर आ रही है या इमेजेस आ रही है उससे मैं और अच्छी कैसे निकाल सकूं। और यही जो आपकी जो चाहत है वो धीरे धीरे आपको ऑटो से सेमी ऑटो से मैनुअल पर ले आएगी। और धीरे धीरे सीखते सीखते आपने ये लगेगा जब आप फुली मैनुअल मोड्स पर आ जाओगे इस कैमरे की कि भैया हाँ, ये जो मेरा मैनुअल आउटपुट आ रहा है ये कहीं ना कहीं कैमरे के ऑटोमेटिक आउटपुट या सेमी ऑटोमेटिक आउटपुट से काफ़ी ज़्यादा उन्नत है या बेहतर है। सो आई रिकमेंड यू कि कीप लर्निंग। शुरू से ही मैनुअल मत यूज़ करना शुरू कर दो, देन ऑफकोर्स उतनी अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। क्योंकि एट दैट टाइम जब आप कैमरा खरीद रहे हो या आपने खरीद के रखा हुआ तो आपको उतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है इस कैमरे का। यू हैव टू लर्न, टाइम स्पेंड करो, धीरे धीरे सीखते रहो। सीखते सीखते जैसे मैंने कहा ऑटोमेटिक आपकी ट्रांजिशन मैनुअल मोड में हो जाएगी। बस आपको क्रेविंग होनी चाहिए कि भैया मेरे कैमरे के अंदर से मैं हमेशा अच्छी क्वालिटी निकालने की कोशिश करूं बाय अप्लाइंग सम ऑफ द मैनुअल सेटिंग। जैसे जैसे लर्न करते जाओ, अप्लाई करते रहो। दिस इज माई सजेशन। दीपक कुमार पूछ रहे हैं कि सोनी फुल फ्रेम कैमरा के लिए वाइड एंगल लेंस कौन सी बेस्ट रहेगी। ही ऑलरेडी हैव ए 28 to 75 mm G2 लेंस, तो यू ऑलरेडी हैव ए Tamron G2 लेंस। तो उसके बाद अगर आपने और वाइड पर जाना है, वाइड जूम खरीदनी है, देन ऑफ कोर्स वी हैव द ऑप्शन द Tamron 70 to 28 mm f2.8 लेंस। ये आप परचेस कर लो। इसको आपने परचेस कर लिया तो आपकी वाइड एंगल जूम लेंस की रिक्वायरमेंट है, ये लेंस आपकी फुलफिल कर देगी। सो यू शुड गो विद द Tamron 70 to 28 mm लेंस। आप उसके बाद तो आपके पास ऑलरेडी 28 to 75 है ही। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द पैरामाउंट क्रिएशन। वो पूछ रहे हैं कि सिग्मा की 70 to 50 mm की लेंस अवेलेबल है नहीं, तो क्या वो Tamron की ले लें? बिल्कुल आप ले सकते हो। देखो इन जनरल इन दोनों लेंस में जो मैंने डिफरेंस पाया है कि Tamron की जो आउटपुट है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है कंपेयर टू सिग्मा, और ये नेग्लिजिबल है। सो अगर सिग्मा अवेलेबल नहीं आप Tamron के साथ जा सकते हो। बहुत ही लेस डिफरेंस है एज पर माई ओपिनियन। वो नोटिसबल नहीं रहता, वो जब आप टेस्ट करोगे दो लेंसेज को साइड बाय साइड एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, देन यू विल फील अंटिल अनलेस दोनों की सिमिलर आउटपुट आपने लगेगी। सो यू कैन गो विद द Tamron। इफ सिग्मा इज नॉट अवेलेबल आप Tamron के साथ जा सकते हो। नाउ मिस्टर दशरथ पूछ रहे हैं कि बेस्ट अफोर्डेबल वेडिंग कैंडिड फोटोग्राफी कैमरा बॉडी एंड लेंस बताइए, एनी ब्रांड। 70 से 200 के करीब की इन्हें लेंस चाहिए। देखो मेरे दोस्त, ये लेंस के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बात करी है अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने एक परफेक्ट लेंस चाहिए फॉर कैंडिड फोटोग्राफी और इस रेंज की लेंस चाहिए और सबसे अफोर्डेबल लेंस की तलाश कर रहे हो 70 से 200 रेंज की, तो भैया Tamron की जो 70 to 180 mm लेंस है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो A7 III कैमरा आप ले सकते हो, ऑफकोर्स बजट में अवेलेबल जैसे ही होता है आप इसे परचेस कर लो। उसके बाद Tamron की तो इंटायर सीरीज ऑफ लेंसेस RXT, VXT, Z2, उस हिसाब से आप परचेस कर लो। 70 से 200 लेंस की एक अफोर्डेबल लेंस की आपको तलाश है, एक अफोर्डेबल बॉडी की आपको तलाश है, यू कैन हैव द A7 III, यू कैन हैव द 180 mm लेंस, द 70 to 180 mm लेंस फ्रॉम Tamron। ये दो ये पर्टिकुलर लेंस और A7 III कैमरा आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा आपका सेटअप बन जाएगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा, एक बजट में हो जाएगा सारी चीज़ें। कौशिक बोवाल जी पूछ रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार का बजट है और उन्हें एक यूट्यूब का कैमरा चाहिए, यूट्यूब की वीडियोज़ बनानी है। देखो मेरे दोस्त, सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास एक यूट्यूबर ने पूछा था एंड उन्होंने कहा था कि भैया वो अभी जो वीडियोस बना रहे हैं वो iPhone 13 Pro Max से बना रहे हैं और उन्हें एक 40,000 का कैमरा चाहिए एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट की G7, क्योंकि ऑफकोर्स 30 से 40,000 की रेंज में भी Panasonic का G7 ही अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली G7 की जो DFD-F सिस्टम है थोड़ी सी ज़्यादा ही स्लो है। सो यू मे फील समटाइम कि भैया फोकस हंटिंग हो रही है और आपने अगर 40,000 का बजट आपने अपने पास रखा है देन ऑफ कोर्स यू कैन गो विद द Panasonic G7। बट अगर आप अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो सो आइदर X-T200 कैमरा और M50 Mark II कैमरा और इवन द 200D Mark II कैमरा। अगर मान लो 7 से 8 फीट की डिस्टेंस पे वीडियो बना रहे हो तो 50 mm की लेंस बहुत सस्ती पड़ेगी, 200D Mark II के साथ भी वीडियोज़ बना सकते हो। सो इट डिपेंड्स। और मान लो आपका बजट 40,000 तक ही लिमिटेड है देन ऑफकोर्स Panasonic G7। अदर देन दैट वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। ठीक है, पहले कुछ एक ऑप्शंस थे बट अब तो वो भी नहीं है। राइट नाउ वी हैव द ओनली वन ऑप्शन। ना पैरामाउंट क्वेश्चन का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके पास ऑलरेडी कैनन की TTL फ्लैश है
और वो ऑलरेडी 200D Mark II यूज़ कर रहे हैं। सो ही इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन कि 1.5 लाख के अंदर कैनन के अंदर अभी कैनन का भी बेस्ट कैमरा कौन सा वो परचेस करें, और उन्होंने जो ऑप्शन दी है वो 80D 90D USR RP, इसमें से कौन सा बेस्ट है। सो माई रिकमेंडेशन कि भैया आप वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, और वेट नहीं करना है तो इन सारी ऑप्शंस जो आपने दी रखी है उसमें 90D बेस्ट है। 90D आप परचेस कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ी सी आप शार्प लेंसेज परचेस करना। फॉर एग्जांपल किट लेंस के बदले सिग्मा की 17 से 50 mm की f2 पॉइंट लेंस 8 लेंस यूज़ कर सकते हो, और 90D के साथ थोड़ी लाइट की जो अरेंजमेंट है वो तगड़ी रखना, क्योंकि 90D की जो 32.5 MP सेंसर है उसे लाइट तगड़ी चाहिए, तभी आपको नीट एंड क्लीन आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में डिटेल्स दिखेगा। एक तो नंबर एक रिक्वायरमेंट हो गई लाइट की, दूसरी अच्छी लेंसेज की, और इन चारों कैमरे में से जो बेस्ट है वो अभी के हिसाब से 90D ही है। ओके, आई हैव अ कमेंट फ्रॉम फौज माई लाइफ। उन्होंने कहा वीडियो के लिए Z5 सही रहेगा Z50? आपको Z50 भैया, क्योंकि उसमें आपने क्रॉप नहीं फेस करना है। Z50 काफ़ी अच्छा डिसेंट कैमरा रहेगा फॉर वीडियो पर्पस इंस्टेड ऑफ Z5। Z5 तभी मैं रिकमेंड करूँगा जब आपकी फोटोग्राफी प्रायोरिटी है, तब आप फुल फ्रेम सेंसर को यूटिलाइज कर पाओगे अपने फोटोग्राफी में, बट अंटिल अनलेस वीडियो इज प्रायोरिटी, गो विद द Z50 कैमरा। सो दिस वर द क्वेश्चन टुडे, आई होप यू लाइक इट। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे दोस्त तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलना। एंड फाइनली अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।